फर्स्ट क्वेश्चन है कि बल के दो मुख्य घटक को बताएं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बल क्या होता है। तो अब हमें बल के घटक को पढ़ना है। तो बल जो होता है ना, उसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला होता है परिमाण और दूसरा दिशा। और यह दोनों मिलकर यह बताता है कि जो बल है वह कितना ताकतवर है और किस दिशा में लग रहा है। तो पहले तो उसका पहला मतलब घटक है परिमाण। तो परिमाण यह बताता है कि जो मतलब बल लग रहा है वह कितना ताकतवर है। यानी कि अगर परिमाण ज़्यादा होगा, जैसे 20 न्यूटन या 30 न्यूटन, तो उसका ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा ताकतवर हो गया। और उसका परिमाण कम है, जैसे 5 न्यूटन है या फिर 6 ही न्यूटन है, तो ये कम हुआ, तो ये कम ताकतवर हो जाएगा। और जैसे और फिर उसका दूसरा था दिशा। तो दिशा में बताता है कि मतलब जो बल लग रहा है वो किस दिशा की ओर लग रहा है। जैसे जब हम किसी भी वस्तु को आगे धकेले या पीछे धकेले, यानी कि उस पर बल दिए, तो जो आगे या पीछे हुआ ना, वह उसका दिशा हो जाएगा। तो इसके दो मुख्य घटक होते हैं बल के, एक पहला परिमाण और दूसरा दिशा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बल को सदिश राशि की श्रेणी में ही क्यों रखा गया है। तो पहले हम जाने थे कि सदिश राशि क्या होता है। तो जो भौतिक राशियाँ होती है वे दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि का मतलब है कि जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान है और दूरी है, इसको माप सकते हैं, ये सब हो जाएगा भौतिक राशि। और भौतिक राशि जो होती है उनकी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, अर्थात मतलब उन्हें अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो बल को ना सदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि बल को अगर हम व्यक्त करेंगे, अगर हम अच्छे से उसे दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसका परिमाण और दिशा दोनों ही पता होना चाहिए। क्योंकि बल लगाने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितना बल लगाना है, तो उसका परिमाण हो जाएगा, और दिशा यानी कि किस दिशा की ओर लगाना है। तो इसलिए इसका दोनों की जरूरत होती है इसके लिए, इसे व्यक्त करने के लिए। इसलिए जो बल है उसको सदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लगाव बिंदु और क्रिया रेखा क्या है। तो जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो मतलब एक निश्चित बिंदु पर ही बल लगाते हैं, मतलब पूरा वस्तु पे तो बल नहीं लगाते हैं। उस वस्तु के जिस स्थान पर हम बल लगाते हैं, जिस मुख्य बिंदु पर, उसी को हम लगाव बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे लिखा कि क्रिया रेखा भी क्या है। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागता। जैसे हम बल लगाते हैं तो वह मतलब एक सरल रेखा की ओर गति करने लगता है, तो उसी सरल रेखा को हम क्रिया रेखा कहते हैं। और एक तरह से जो क्रिया रेखा होता है वह बल की दिशा ही बताता है, क्योंकि जिस ओर मतलब गति करने लगता है उस तो उसका क्रिया रेखा होता है, और उधर भी तो उसका दिशा भी होता है ना, इसलिए जो क्रिया रेखा होता है वह दिशा बताता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बल की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बल की संपूर्ण जानकारी यानी कि कोई भी अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो उसका हमें पूरा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह किस वस्तु पर बल लग रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु जैसे गेंद हो या बेंच डेस्क कुछ भी, वो हमें पहले पता चलना चाहिए किस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। फिर दूसरा ये कि उस वस्तु पर बल कौन लगा रहा है, कोई इंसान है या फिर कोई वस्तु ही है, तो कौन बल लगा रही है। और अगला ये कि उसका लगाव बिंदु क्या है, यानी कि कहाँ पर से बल लगाया जा रहा है। फिर अगला है कि क्रिया रेखा और दिशा क्या है। क्रिया रेखा और दिशा एक ही हुआ, जिधर क्रिया रेखा होती है उधर ही दिशा होती है, तो हमें क्रिया रेखा भी पता होना चाहिए। फिर अगला ये है कि बल का परिमाण क्या है, यानी कि बल कितना लगा के 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, इसे पता होना चाहिए। और उस बल की प्रकृति क्या है, यानी कि बल खींचने वाला है या धक्का देने वाला, ऐसे ये सभी पता चल जाएगा, ये सभी बिंदु, तो हम जो बल होगा उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है संतुलित बल और असंतुलित बल का संक्षिप्त विवरण दें। जो संतुलित बल होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर कोई भी एक वस्तु है और उस पर दो वस्तु बल लगा रही है, ठीक है, एक वस्तु उस पर दो वस्तु बल लगा रही है, और अगर उस दोनों का जो परिमाणी बल हो वह शून्य हो जाए, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है और इस पर दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, एक तरफ से लग रहा है 5 न्यूटन और एक तरफ से लग रहा है 10 न्यूटन, तो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इधर बल ज़्यादा है तो वस्तु जो होगा इधर की ओर गति करने लगेगा, और इस पर पूरा बल लगा है 5 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे 10 में 5 है तो 5 हो जाएगा, तो इस पर बल लग रहा है 5 न्यूटन। तो जो सबसे पहले कितना भी बल लगाए, 2 या 2 से अधिक वस्तु है, लेकिन अगर लास्ट में उस वस्तु पर जितना बल लग रहा है इसमें लास्ट पर वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगेगा, तो उसी को हम कहते थे परिणामी बल। तो यहाँ पर इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है तो इधर की ओर गति करने लगेगा,
तो जब अगर किसी का परिणामी बल शून्य हो जाए तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ से भी 10 न्यूटन ही बल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा। परिणामी बल शून्य हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट देगा, तो परिणामी में बल शून्य ही हो जाएगा ना। अगर ऐसा होता है, परिणामी बल शून्य हो जाता है, तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसका बल ही तो शून्य हो गया, तो कोई अवस्था में परिवर्तन आएगा ही नहीं। यानी कि उस वस्तु में त्वरण भी नहीं होगा। तो त्वरण क्या था, जो वेग में परिवर्तन होता था उसी को हम त्वरण कहते हैं। और आवेग में परिवर्तन कैसे होता था, तो अगर चाल के साथ साथ हमें उस वस्तु की दिशा भी पता चल जाए जिसमें वह गति कर रही है, तो उसी को हम कहते थे वेग। तो अगर वेग में परिवर्तन हो जाए, यानी कि अगर चाल में परिवर्तन हो जाए या दिशा में, या चाल और दिशा दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, तो उसे वेग कहते थे। तो यहाँ पर तो चाल में परिवर्तन हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो उसका चाल शून्य था, अब थोड़ा बढ़ गया होगा ना शून्य से, तो चाल में परिवर्तन हो गया, तो यानी कि वेग में परिवर्तन हो गया, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण, इसीलिए इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसका तो अवस्था में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं ना, इसीलिए इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। फिर अगला था असंतुलित बल। मान लें कि अगर हम संतुलित बल से स्टार्ट करें, किसी वस्तु पर हम संतुलित बल दे रहे हैं, फिर क्या करें कि एक इधर ना बल को बढ़ा दें। मान लो कि इधर हम कर देते 15 न्यूटन, तो अगर हम बल को एक तरफ बल को बढ़ा दिए, तो वस्तु किस ओर गति करने लगेगा, इधर से ज़्यादा बल लग रहा है तो इधर की ओर गति करने लगेगा, है ना। इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, इस पर परिणामी बल हो जाएगा और 5 न्यूटन होगा। तब देखो, जो परिणामी बल शून्य नहीं आया, तो ऐसे ही बल को हम कहते हैं संतुलित बल। जिनमें जो परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं होता है, और इस अवस्था में तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि इधर से जो बल ज़्यादा लग रहा है, इधर से 15 न्यूटन लग रहा है, तो वस्तु इस तरफ गति करने लगेगी ना, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि इसका चाल तो बदल जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अशून्य परिणामी बल होता है ना, उसी को हम असंतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल होने के लिए जो वस्तु पर बल लग रहा है, तो दोनों तरफ का जो विपरीत दिशा में हो दोनों बल, और उनका परिणाम, तो दोनों का जो परिमाण हो बराबर ना हो, तो ऐसे में असंतुलित बल होगा किसी भी वस्तु पर। फिर जब हम किसी भारी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो क्यों नहीं खिसकता है। जब हम किसी भारी वस्तु को धक्का देते तो खिसकता नहीं है, लेकिन हमने तो बल दिया, तो बल कहाँ गया। तो इसका कारण यह है कि जहाँ पे दो सतह रहती है ना, वहाँ पे घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम चलते भी हैं तो हमारे पैर और जो ज़मीन है उनके बीच घर्षण बल होता है, इसी कारण हम चल पाते हैं। तो जो भारी बक्सा रखा हुआ होगा और नीचे फर्श, तो उन दोनों के बीच भी तो घर्षण बल ही होगा ना। तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। मान लो कि अगर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे फर्श जमीन का सतह है, तो इन दोनों के बीच ना घर्षण बल उत्पन्न होगा। घर्षण बल, अगर कोई व्यक्ति इधर से इसको धक्का देगा, तो जो घर्षण बल होगा ना वो इधर की ओर, मतलब विपरीत दिशा में, ये हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। अगर इधर से इस वस्तु को कोई ढकेल रहा है, तो घर्षण बल हमेशा ना मतलब रोकने का कार्य करता रहता है। तो यहाँ पे घर्षण बल इधर की ओर आएगा, हम तो इधर से धक्का दे रहे हैं, तो क्या करता है, घर्षण बल दोनों संतुलित बना देता है। और संतुलित बल में तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो इसलिए जब हम किसी भारी वस्तु को धक्का देते हैं तो क्या होता है कि वो नहीं खिंच सकता है। फिर कि बल कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकारों को बताएं। तो बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है दूरी प्रक्रिया बल। तो इसका नाम है संपर्क बल, यानी कि जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती है ना, तो एक दूसरे पर बल लगाने का प्रयास करती है और लगाती है बल एक दूसरे पर। जब वो ऐसा करती है तो एक दूसरे के संपर्क में रहती है, यानी कि वह एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। तो हम संपर्क बल वैसे बल को कहेंगे जिसमें से अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को स्पर्श करके, भौतिक स्पर्श मतलब करके यह बल आरोपित होता है, यानी कि बिना छुए यह बल उत्पन्न, मतलब यह बल नहीं हो सकता है, छू के यह बल लगाया जा सकता है। तो इसलिए इसको स्पर्श बल भी कहा जा सकता है और संपर्क बल। फिर अगला होता है कि दूरी प्रक्रिया बल। दूरी प्रक्रिया, इसका नाम है दूरी प्रक्रिया बल, यानी कि दूर से ही यह बल क्रिया करता है। जैसे इसमें ना भौतिक स्पर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती, और दूरी पर भी है तो यह बल हो सकता है। जैसे कि चुंबक को देखते हैं, तो चुंबक कुछ ही दूरी पर क्या करता है, तो जो लोहे की कील होती है उसको आकर्षित कर लेता है दूर से ही। तो ये दूरी पर क्रिया बल का उदाहरण हो जाएगा। और एक होता है स्थिर विद्युतीय बल। जब आप कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़िएगा, फिर उसके बाद जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा कि वो उसको आकर्षित करने लगेगा दूर से ही। तो यहाँ पर भी किसका उदाहरण हो जाएगा, दूरी पर क्रिया बल का। और एक मोटिवेशनल शायरी है
कि जब मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना।